नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चुनाव कोई भी हो, उसमें वार पलटवार ना हो ऐसा तो संभव नहीं लगता, लेकिन जब मर्यादाएं पार होने लगे तो चुनाव आयोग की सख्ती भी दिखती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग को सख्त होना पड़ा है। चुनाव प्रचार की गिरती गुणवत्ता के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही आड़े हाथों लिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया है, जिसमें चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक सही शब्दों का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें और मर्यादा बनाए रखें। आज बात इसी मुद्दे पर कि चुनाव आयोग की सख्ती का क्या असर होगा। अगले 2 चरण के मतदान में क्या नेताजी तोल तोल कर बोलेंगे और आदर्श आचार संहिता की पूरी तरह से पालना होगी। अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ भरत मेघवाल जी है, कांग्रेस प्रवक्ता। भरत जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए। मित्तल साहब आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं भरत मेघवाल जी आपसे ही। अब आचार संहिता के तहत, हालांकि ये तो नियम है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार एक के बाद एक चरण आगे बढ़ते रहे, सभाएं होती रही, लेकिन जो भाषा की मर्यादा को लेकर बात कही जाती है उसका स्तर गिरता ही रहा और आखिरकार यहां पर चुनाव आयोग को सख्त होना पड़ा। राहुल गांधी का भी जिक्र इसमें किया गया, जिससे अग्निवीर को लेकर उन्होंने बयान दिया या बात रखी। आपको नहीं लगता ये सब तरीके गलत हैं? फिर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के लिए भी बात कर रही। देखिए श्वेता जी, देश के अंदर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए चुनाव जरूरी होता है और चुनाव को निष्पक्ष तौर से कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर थी। लेकिन आप देखिए 5 चरण पूरे हो जाने के बाद, यानी कि 80% चुनाव होने के बाद, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के अंदर माननीय हाई कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई, तब अपनी साख बचाने के लिए और जनता को यह दिखाने के लिए कि इलेक्शन कमीशन जिंदा है, एक नोटिस भेज दिया जाता है दोनों पार्टियों के लिए। क्या इस नोटिस की कोई लीगल बाइंडिंग है? क्या इस नोटिस की कोई वैधता है? नहीं है। 5 चरण चुनाव होने के बाद आप ये देखिए कि वो डेटा रिवील करते हैं, उस डेटा में 1 करोड़ 7 लाख मतों का अंतर आता है जब चुनाव आयोग करता है उसको रिवील। आज से पहले भी चुनाव हुए हैं और जब देश में कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटराइज नहीं थे, उससे पहले भी चुनाव आयोग का डेटा 2 दिन के अंदर आ जाता था, उसके अंदर एक्यूरेसी होती थी। लेकिन आज किसी तरह की एक्यूरेसी नहीं है। बंगाल के अंदर जब कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, तो उस कंप्लेंट का किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दिया जाता। और श्वेता जी, राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान प्रदेश में जब चुनाव थे तब 21 कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और बार बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी, अशोक गहलोत जी भी और बाकी तमाम नेता भी ट्विटर के माध्यम से भी ईसीआई से पूछ रहे हैं कि इन शिकायतों का क्या हुआ। आज तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। और देखिए बंगाल के अंदर अमित शाह जी क्या कहते हैं कि मुसलमान मस्जिद, चर्च के नाम पर वोट मांगते हैं। उड़ीसा के अंदर जाके कहते हैं कि उड़ीसा के अंदर कोई तमिलनाडु वाला आकर राज नहीं कर सकता। देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। चुनाव आयोग कहां सो गया? क्योंकि चुनाव आयोग को डर है। वो इस वजह का डर है क्योंकि जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए पैनल बनाया गया जिसमें चीफ जस्टिस को इंक्लूड किया गया, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने चुनाव आयोग की नियुक्ति के ऊपर अपना कशंजा रख लिया। इस वजह से चुनाव आयोग कोई सख्ती नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। और मैंने आपके चैनल पे कई बार इस बारे में कहा है कि जब पीसी हुई थी पहली बार इलेक्शन कमीशन की, तो बड़े से बड़े रिपोर्टर और नेशनल हेराल्ड तक की रिपोर्टर ने यह कहा था कि आपने प्रधानमंत्री अमित शाह जी को क्यों नहीं आप डायरेक्ट नोटिस देते, क्यों नहीं आप लीगल एक्शन लेते इनके खिलाफ। लेकिन ये नहीं लेंगे। कर्नाटक में हमारी सरकार थी, हमने वहां एफआईआर दर्ज कराई और जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद एक्स के ऊपर इनको वो ट्वीट को डिलीट करना पड़ा, उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा जिसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम के नाम पर किया। व्यक्ति कोई भी हो, पद कोई भी हो, लेकिन अगर कोई ऐसे बयान देता है तो सीधे तौर पर उसके नाम पर नोटिस जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आशीष जी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अध्यक्षों को सख्त हिदायत यहां पर दी है इलेक्शन कमीशन ने इस बात को लेकर। हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि भाषा के मर्यादा का ध्यान रखें, लेकिन स्तर लगातार गिर रहा है।
श्वेता जी, भारत एक महान लोकतंत्र है और अभी देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 5 चरण समाप्त हो चुके हैं, 2 चरण शेष हैं और निश्चित रूप से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार आज उसने किसी राजनीतिक दल को इस तरह से नोटिस दिया हुआ है। हर चुनाव में हम देखते हैं कि जब भी उनको ऐसा लगता है कि एक जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका अगर हम कोई वायलेशन हो रहा है किसी भी राजनीतिक दल द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, तो इस तरह के नोटिस आते हैं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन रहा था, वो चुनाव आयोग की नियुक्ति पर से लेकर के बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने सवाल उठाया है। मैं 1 बाय 1 उनका जवाब देता हूँ। ये वही चुनाव आयोग है जिसने कि नवीन चावला जी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ये वही चुनाव आयोग है जिसमें जब मिस्टर गिल है, जिनको रिटायरमेंट की इमीडिएटली बाद राज्यसभा भेज करके उनको देश में एक मंत्रालय भी दिया गया था। तो कोई प्रोसेस नहीं बदला है। देश में कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जो 77 साल देश में हुए हैं उसमें से 55 साल उनका राज रहा है। अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं कहीं कमज़ोर हुई है तो उसके लिए कांग्रेस अपने आप को जिम्मेदार मानना चाहिए। ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान की जितनी धज्जियां उड़ाई है और जिसने जिस तरह से राज्य सरकारों को बर्खास्त किया वो देश ने देखा है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार इस तरह की बात बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। भाई संविधान जो है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के सर्वोच्च नेता भी हैं और बार बार इस तरह के बयान देते हैं कि देश संविधान से ही चलेगा, देश किसी से चलेगा नहीं, और लगातार इस तरह के बयान उनके आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता एक दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो राजनीतिक स्थिति कांग्रेस की है उसके हिसाब से इनकी धरातल पर 2 बार से श्वेता जी ये मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। 2014 में चुनाव हुए, 44 पर सिमट के रह गए। 2019 में 52 सीटों पर सिमट करके रह गए। तो इस तरह से देश में क्या भ्रम फैलाया जाए, चाहे वो आरक्षण को लेकर के फैलाया जाए, चाहे वो संविधान को खतरे में लेकर फैलाया जाए, चाहे वो लोकतंत्र में खतरे को लेकर के फैलाया जाए। और श्वेता जी आप एक बात और नोट कीजिए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे एक चरण आगे बढ़ रहा है, धर्म को लेकर लोगों को बांटकर, ये बीजेपी पर आरोप लगते रहे, ये विपक्षी विपक्ष के ऊपर सवाल, विपक्ष भी ये सवाल उठाते हैं, इस पर भी एक जवाब दे दीजिए। बिल्कुल श्वेता जी, चाहे हम धर्म की बात कर लें, चाहे हम जाति की बात कर लें, चाहे हम क्षेत्र की बात कर लें, चाहे क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर लें, कांग्रेस ने शुरू से इस आधार पर राजनीति की है कि वो धर्म के आधार पर विभाजन करे, वो जातियों के आधार पर विभाजन करे, वो क्षेत्र के आधार पर विभाजन करे। इस देश ने वो चुनाव भी देखे हैं श्वेता जी, जब फतवे जारी हुआ करते थे और कांग्रेस उसका समर्थन करती थी, तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जब वो शाही इमाम देश में फतवे जारी करते थे, आज भारत में जो चेतना जागृत हुई है उससे किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई फतवे जारी कर सके। ठीक है, एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। एसपी मित्तल जी, आपने सुना जिस तरह से अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी भरत मेघवाल जी ने और आशीष चतुर्वेदी जी ने, लेकिन इतना तो तय है कि सर्वोपरि आचार संहिता है और कोशिश ये होती है कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। लेकिन बयानों में बार बार हिदायत दी जाती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी स्तर गिरता है और एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं या फिर पलटवार करने के तहत ही माना जाए, बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी बातें कह दी जाती है जो उचित नहीं होती और इसलिए अब यहां पर हस्तक्षेप चुनाव आयोग को करना पड़ा। सवाल यह है कि क्या वाकई में आपको लगता है कि आने वाले 2 चरणों में इसका असर नजर आएगा? देखिए चुनाव आयोग का जो है पूरे दुनिया में भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा है और ये मान के चलते हैं कि बहुत निष्पक्षता के साथ में चुनाव क्या नाम से देश में कराए जाते हैं। लेकिन मेरा जो आज जिस तरीके से एडवाइजरी जारी करी गई चुनाव आयोग की, देखिए आप 543 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 450 सीटों पर, करीब 425 सीटों पर चुनाव हो चुका है। उसके बाद क्या नाम से चुनाव आयोग ने ये एडवाइजरी जारी करी है। मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से ये एडवाइजरी पहले जारी होनी चाहिए थी। देखिए जब पहले चरण का जब मतदान हुआ था उससे पहले ही जाति, भाषा, धर्म के आधार पर बयानबाजी राजनेताओं की शुरू हो गई थी। चुनाव आयोग को चाहिए था कि पहले चरण के साथ ही इस एडवाइजरी को जारी करता, लेकिन मुझे लगता है कि जारी करने में विलंब किया। अब मात्र 2 चरणों के क्या नाम से चुनाव रह गए, 100-125 सीटें बाकी रह गए, तो मुझे लगता है कि क्या नाम से जो प्रभाव जितना पड़ना चाहिए था शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ा। एक बात और मैं महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहता हूं, अभी चुनाव आयोग ने 2 बड़े राजनीतिक दलों को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एडवाइजरी जारी करी है। मेरा यह मानना है कि जो भाषा, धर्म और राजनीति के आधार पर राजनीति करते चुनाव के दौरान उसमें जो क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता की हो, चाहे केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे क्या नाम से तमिलनाडु में डीएमके हो, तो उन
लोगों पर भी क्या नाम से एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, क्योंकि जाति धर्म के आधार पर ज्यादातर उन क्षेत्रीय दलों के लोग, नेता लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को एक बार फिर से उन क्षेत्रीय दलों को भी इस तरह के एडवाइजरी जारी करें। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए चुनाव आयोग ने दो जो बड़ी पार्टियां रही हैं जिन्होंने देश में राज किया है, बीजेपी कांग्रेस, एक एग्जाम्पल सेट करने के तौर पर इन दोनों को लेकर ही कहा, इन दोनों को ही नोटिस दिया है। आपने जिक्र किया स्थानीय जो रीजनल पार्टी उनको लेकर भी, लेकिन उनके लिए कोई भी यहाँ पर बात नहीं कही गई। लेकिन हो सकता है कि इंटेंशन ये हो, मंशा ये हो कि इस लिहाज से ये सिर्फ इन दो पार्टी के लिए नहीं सभी के लिए है कि कम से कम भाषा मर्यादित रखें। अग्निवीर को लेकर जो बयान दिया गया वो उसको लेकर भी सवाल उठते हैं, आम जन में भी नाराजगी होती है जब कई बार इस तरह के बयान पार्टी या पार्टी के बड़े नेता, बड़े दिग्गज चेहरे एक दूसरे पर इस तरह से सवाल उठाते हैं और ऐसी बातों का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सुता, ये बात तो आपकी ठीक है कि क्या नाम से जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लगता है कि शायद नहीं किया जाना चाहिए। और दो बड़े राजनीतिक दलों को देखे क्या नाम से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस एडवाइजरी का राजनेताओं पे ज्यादा असर होगा। उसका कारण यह है कि आप जब उम्मीदवारों का चयन ही जाति धर्म उसके आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर जब उम्मीदवारों का ही चयन करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह एडवाइजरी कोई ज्यादा प्रभावी नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने जारी की है, सबको इसकी पालना करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो देश का जो माहौल है वो क्या नाम से शांतिपूर्ण तरीके से हो। आशीष चतुर्वेदी जी ने सही कहा कि पहले एक समय हुआ करता था जब क्या नाम से मौलाना मौलवियों के ओर से फतवे जारी हुआ करते थे, शायद वो क्या नाम से स्थिति अभी नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भारत का चुनाव आयोग है उसकी दुनिया भर में प्रशंसा है और हमको एक तरह से देखना चाहिए। अभी जिस तरीके से खड़गे साहब का एक मैं उदाहरण जरूर देना चाहूंगा कि उन्होंने जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े जारी होते हैं उस पर, मतदान का जो प्रतिशत जारी होते हैं उस पर भी क्या नाम से आपत्ति दर्ज कराई है और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी उस ओर अभी इशारा कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि हमें चुनाव आयोग पे इतना तो भरोसा करना ही चाहिए कि जितना मतदान हुआ है, अब चूंकि क्या नाम से जो सूचनाएं हैं जिस तरीके से आ रही हैं उसके बाद अंतिम क्या नाम से मतदान का आंकड़ा सामने आता है, तो चुनाव आयोग पे हमें इतना भरोसा करना चाहिए कि जो मतदान का प्रतिशत जारी हुआ है वो सही जारी हुआ है। ठीक है भरत मेघवाल जी, नियुक्ति को लेकर हो, अधिकार को लेकर हो, पावर का यूज करना हो या मिसयूज करना हो, तमाम सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है। ठीक है, जायज है, आप उठा सकते हैं, आप किसी भी बात पर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इन बयानों को लेकर बात करें, क्या वजह है कि चुनाव में इस तरह के बयान की जरूरत पड़ जाती है या फिर आम जन पर, वोटर्स पर असर इन बातों का होता है? क्यों जरूरत पड़ती है किस तरह से चीजें कहने की? या राहुल गांधी ने अग्निवीरों को लेकर जो कहा वो भी तो गलत है, जो काम कर रहे हैं, जो अग्निवीर है, उनके भी तो दिल में ठेस पहुंचेगी कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति इस तरह की बातें कह रहा है। आप धरातल पर जाके देखिए कि अग्निवीर के अंदर जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। आज देश में जब फौजी का नाम लिया जाता था तो ये एक होता था कि उनको अगर कोई शहीद होगा तो उनको एक दर्जा दिया जाएगा, उनको वो मान सम्मान दिया जाएगा। आज 75 साल की उम्र के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, लेकिन 21 साल का युवा 4 साल बाद वो अपने काम को छोड़कर आ जाता है और उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। अगर अग्निवीर के ऊपर बात की गई तो कोई गलत बात नहीं की गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, श्वेता जी, आपने कहा ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? ऐसे बयान तब दिए जाते हैं जब आपने कोई काम ना किया हो। आपने 2014 में, 2019 में ध्रुवीकरण के आधार पर देश को जुमलेबाजी के आधार पर गुमराह किया और देश उस समय आपने जो बड़े बड़े सपने दिखाए उस सपनों के आधार पर आपको बहुमत दिया, एक तरफा बहुमत दिया आपको, लेकिन आपने क्या किया? आपने एक काम नहीं किया। और अब आप लोगों को ध्रुवीकरण जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर कर रहे हैं। अभी त्रिवेदी जी ने कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा। ये हमारे अमित शाह जी है जो उड़ीसा में कह रहे हैं कि तमिलनाडु वाला राज नहीं कर सकता। ये वीडियो है, वीडियो दिखा सकता हूं। इसके अलावा जो सांसद प्रत्याशी है, इनके एक नहीं, एक से ज्यादा सांसद प्रत्याशियों ने कहा कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि ये बात सही नहीं है कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे, जो बार बार बातें कही जाती है। तो एग्जांपल दे रहा हूं ना मैं आपको। योगी आदित्यनाथ जी के साइट पर जाइएगा, उनके लेख के अंदर देखिएगा, आरक्षण के अंदर धधकता देश के अंदर आप देखिए कैसे वो जो जातियों के उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वक्त भी खत्म हो रहा है, रिएक्शन सबका ले ले। हाँ आशीष जी।
देखिए श्वेता जी, जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पे जनता को गुमराह कर रहे हैं आरक्षण को लेकर के, इनके तमाम नेता इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं और देश की जनता को बहुत अच्छे से पता है कि संविधान कहाँ सुरक्षित है, आरक्षण कहाँ पे सुरक्षित है। जो छेड़छाड़ करनी होती वो कांग्रेस ने सर्वाधिक संविधान से छेड़छाड़ की है, ये एक फैक्ट है। अब 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जिस तरह से अग्निवीर को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है श्वेता जी। जिस तरह से राहुल गांधी जी का आचरण रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ा है, तो उससे इस तरह के बर्ताव की ही अपेक्षा रहती है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनता बहुत हमारी समझदार है और वो किन बातों को सीरियस लेती है, किसको नहीं लेती, वो बहुत समझदार है। लेकिन इस नोटिस के बाद बीजेपी आने वाले 2 चरणों को लेकर इस बात को सीरियस ले रही है। देखिए जो चुनाव आयोग ने कहा। देखिए श्वेता जी, बात भारतीय जनता पार्टी की इसलिए लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि देश के तमाम राजनीतिक दलों को अगर चुनाव आयोग ने कोई गाइडलाइन जारी की है और अगर हमारे मन में उनके प्रति सम्मान है, तो निश्चित रूप से हमें उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। ये एक राजनीतिक दल है, हम तो कांग्रेस से भी अपेक्षा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनकी बातों को फॉलो करेगी। वाराणसी के अंदर जब नॉमिनेशन था मोदी जी का, वो एक चैनल पर बाइट देते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मुझे देश में रहने का अधिकार नहीं है, और अगले दिन महाराष्ट्र में जाकर मुसलमानों के नाम से वोट मांगते हो आप, मुसलमानों के नाम पर ध्रुवीकरण करते हो आप, और सूरत और इंदौर के अंदर नॉमिनेशन वापस लेके संविधान को खत्म करने का काम करते हो। अगर धर्म के नाम पे तुष्टिकरण अगर किसी ने किया है तो वो आपने किया है। अरे 1986 का छापामारों का फैसला किसने बदला बताइए ना। अरे 1986 का छापामारों का फैसला आपने बदला है, नहीं बदला बताइए आप, आपने बदला है। ठीक है, लेकिन भरत जी, एक सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब, अरे पूछिए ना भरत जी से। बिल्कुल सवाल श्वेता जी, भरत जी से पूछिए। मैं पूछ रही हूँ, एक सेकंड, एक सवाल मेरा ये भी है। आपने नहीं सुनिए, आपने हिंदू मुस्लिम की बात की कि जाकर वोट मांग रहे हैं ऐसा। अगर हिंदू मुस्लिम में बात जाकर कोई कह रहा है और साथ लेकर चलने की बात कर रहा है तो गलत नहीं है, लेकिन अगर उन दोनों को अलग कर बांटने की या एक दूसरे के प्रति विरोध हो, ऐसी बातें कोई कह रहे हैं तो वो गलत है। श्वेता, वो गलत है ना, वो गलत है। लेकिन अगर कोई साथ लेकर चलने की बात कर रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। घुसपैठिए 15% संपत्ति, ये प्रधानमंत्री जी के बयान है। मंगलसूत्र, भैंस, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के बयान है, ये स्टेटमेंट है। ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले नाम लेकर बोला है, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबके ऊपर बोला है। ठीक है, लास्ट कमेंट चाहेंगे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। एक सेकंड, उन्हें भी सुनिए, मित्तल साहब को सुनिए। एसपी मित्तल जी, एक फाइनल कमेंट। देखिए श्वेता, अभी आपने पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने जो एडवाइजरी जारी करी है उसका कितना असर होगा। मुझे लगता ही नहीं है कि उसका कोई असर होगा। जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी बात को रखा है, तो वो चुनाव आयोग के क्या नाम से मुझे लगता है एडवाइजरी का कोई भी असर होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। वही मुद्दे उठाए जाएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस चुनाव को लड़ा है और अपने अपने मुद्दों को अपनी अपनी बात को रखा है। और जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर को क्या नाम से कूड़ेदान में फेंक देंगे, मुझे लगता है कि शायद ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्हीं अग्निवीर से योजनाओं पर जो सेना के जवान हैं उनका चयन हो रहा है और ऐसी स्थिति में योजनाओं पर प्रहार किया जा सकता है। ये क्या नाम से राहुल गांधी का उचित नहीं। मित्तल साहब, योजनाओं पर किया जा सकता है शुक्रिया भरत मेघवाल जी, आशीष जी और एसपी मित्तल साहब, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, एक बात तो समझना होगा कि आचार संहिता सर्वोपरि है। चुनाव के पहले इसलिए लगाई जाती है कि कई नियम है, उसकी पालना करते हुए आप प्रचार प्रसार करिए, आप वोटर्स के पास जाइए, आप वोट की अपील करिए, लेकिन शब्दों का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो नोटिस भी आएगा, आप पर एक्शन भी लिया जाएगा। और एक बड़ी बात यह होती है कि जब बड़े चेहरे होते हैं, दिग्गज होते हैं, जो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं दूसरों को इंस्पायर करते हैं, तो ऐसे में आपको और ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी जबान पर लगाम लगानी पड़ेगी ताकि हम ऐसे कोई शब्द का प्रयोग ना करें ताकि दूसरे को किसी को हानि पहुंचे। अब बयान किसी भी तरह के हो, समझना ये होगा कि ये जो योजनाएं आती है वो भी आम जन के लिए है, जो योजनाएं बनी जिसका फायदा उठा रहे हैं वो भी आम जन है, और ये सब बनाने वाले भी जो सरकार में है वो भी आम आदमी ही है। आम आदमी इसलिए है क्योंकि हमारे बीच से ही जो उठकर राजनीति में आते हैं और जनता उन्हें चुनती है, उन्हें ये पद देती है, मौका देती है। तो कम से कम उम्मीद अब ये करते हैं कि आने वाले जो 2 चरण, 6वां और 7वां चरण, उसमें इस तरह की कोई बयानबाजी ना हो। लेकिन ये उम्मीद कम ही लगती है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, 2 चरण बाकी है, तो शायद ही मुश्किल है। लेकिन उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि आचार संहिता का पालन करते हुए प्रचार प्रसार करें और बयान सामने आए। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।